हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स फॉर क्लास 10 चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों ही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही लाइट के फिनोमेना होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन करेंगे और रिफ्लेक्शन शुरू करने से पहले लाइट को थोड़ा सा समझना, लाइट है क्या, इसके फिनोमेना क्या क्या है, इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या होते हैं, तो ये सब पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। तो लाइट क्या होती है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस कराती है, यानी कि हमें देखने की अनुभूति प्रोवाइड कराती है। ठीक है, सेंसेशन मतलब अनुभूति, तो देखने की अनुभूति प्रोवाइड कराती है हमें लाइट। यानी बिना लाइट के वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं बिना लाइट के। ठीक है, ये जितने भी कलर्स होते हैं, है ना, कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ब्लू कलर, रेड कलर, ये सब क्या है? लाइट की वजह से ही हम देख पाते हैं। अगर लाइट ना हो तो सब डार्क डार्क लगे, अंधेरा। ठीक है, तो लाइट समझ में आया। अब बात करते हैं फिनोमेना ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के कौन कौन से ऐसे फिनोमेना होते हैं जिन्हें हम नेचर में देखते हैं। तो दो तो हमारे जो इस चैप्टर के पार्ट भी हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो कलर ऑफ क्लाउड एंड रेड कलर ऑफ सनसेट एंड सनराइज, यानी कि रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद रेनबो, ये भी एक फिनोमेना होता है लाइट का, जिसमें 7 कलर्स हम देखते हैं। ठीक है, कलर्स ऑफ क्लाउड, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का टिमटिमाना, ये भी एक लाइट का फिनोमेना होता है। ठीक है, कलर्स ऑफ क्लाउड, क्लाउड का कलर्स। ठीक है, और सनसेट और सनराइज के समय सन का रेड कलर का होना, ये सब लाइट के फिनोमेना होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो लाइट के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। तो सबसे पहला सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का क्या क्या सोर्स होते हैं, यानी कि स्रोत, एक तरीके से लाइट जहाँ से प्रोड्यूस करती है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, पहला लुमिनस और दूसरा नॉन लुमिनस। तो लुमिनस सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनमें खुद की लाइट प्रोड्यूस होती है, जैसे लुमिनस सोर्स बोलते हैं, जैसे सन, स्टार्स, ट्यूबलाइट, बल्ब्स, ये सब क्या होते हैं? लुमिनस सोर्स होते हैं। बात करें नॉन लुमिनस सोर्स की, तो नॉन लुमिनस सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, दूसरे की लाइट की वजह से वो सीन होते हैं, जिसमें लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। सेकंड टर्म्स की बात करें तो मीडियम होता है। मीडियम 3 टाइप के मीडियम होते हैं। फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम और थर्ड ओपेक मीडियम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड कंप्लीटली पास हो जाए तो उस मीडियम को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे ग्लास। ठीक है, तो ग्लास के अंदर क्या है? लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ दिस का ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि यहाँ पार्सली पास होती है लाइट, कंप्लीटली पास नहीं होती है, यानी कि कुछ अमाउंट में लाइट पास हो जाती है। इसका एग्जांपल जैसे पेपर। ठीक है, पेपर जो होता है उसमें से आप देखोगे तो कंप्लीटली हमें नहीं दिखाई देता दूसरी साइड का, तो थोड़ा डार्क डार्क दिखाई देता है, पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके पीछे, लेकिन क्या है, उसका कलर क्या है, ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। तो ऐसे मीडियम को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। अगर बात करें ओपेक मीडियम की, तो ओपेक मीडियम वो मीडियम होते हैं जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास नहीं होती है, यानी ट्रांसपेरेंट कंप्लीटली लाइट पास हो जाए, ट्रांसलूसेंट पार्शियली पास हो जाए, और ओपेक यानी बिल्कुल भी पास ना हो। ठीक है, तो ऐसे मीडियम को बोलते हैं ओपेक। जैसे टेबल, चेयर, है ना, ये सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये होते हैं ओपेक, यानी कि लाइट कंप्लीटली पास नहीं हो पाती एक साइड से दूसरी साइड में। थर्ड टर्म की बात करें तो रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है? जैसे प्रकाश की किरण बोलते हैं। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा
लाइन, लाइन क्या होता है जिसके ना तो कोई इनिशियल पॉइंट होता है ना फाइनल पॉइंट होता है, ना इसी इनिशियल ना एंडिंग, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, लाइन। 9th क्लास में पढ़े होंगे मैथ में। अब बात करें अगर लाइन सेगमेंट की, तो इसका इनिशियल और एंडिंग पॉइंट दोनों ही होते हैं, इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आपने पढ़ा था रे, जिसका इनिशियल पॉइंट तो होता है लेकिन फाइनल पॉइंट नहीं होता है। तो यानी कि जैसे जो भी लाइट का सोर्स होता है, चाहे वो लुमिनस हो नॉन लुमिनस हो, तो लाइट का जैसे स्रोत होता है वहां से वो इनिशियल पॉइंट हो जाता है किसी भी लाइट रे का, और एंडिंग पॉइंट इसका नहीं होता है। तो रे ऑफ लाइट समझ में आया, यानी इस तरह का रे ऑफ लाइट रहता है। अब बात करें फोर्थ टर्म की, तो उसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट यानी कि ग्रुप ऑफ लाइट रेज, या यूं कह लें कि बंडल ऑफ लाइट रेज, यानी कई सारी रेज का बंडल या पैकेट, उसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, 3 पार्ट हैं। एक कन्वर्जेंट बीम होता है, डाइवर्जेंट बीम और पैरेलल बीम। कन्वर्जेंट बीम का मतलब होता है कि लाइट रे कन्वर्ज हो जाती है। कन्वर्ज मतलब इसे सममिति बोलते हैं, जैसे पढ़ने के बाद अंदर की तरफ आए या मिल जाए, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट रे। दूसरा होता है डाइवर्जेंट, यानी कि डिफरेंट, अलग अलग दूर चली जाती है, मिलती नहीं है, ऐसे डाइवर्जेंट। ये सब आप पढ़ोगे जब मैं आपको स्पेरिकल मिरर बताऊंगा, उस समय आपको समझाएंगे कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट किस तरीके से होता है, ठीक है। और पैरेलल बीम की बात करें तो यहाँ तो रेज क्या होती है, पैरेलल होती हैं, ठीक है, समांतर, एक दूसरे के समांतर, इसे बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, ठीक है। तो आज अभी मैंने इतना बताया यहाँ तक। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके प्रॉब्लम पूछें, ठीक है। तो अभी इससे पहले हमने लाइट को पढ़ा था, लाइट क्या है, उसके फिनोमेना, उसके इम्पोर्टेंट टर्म्स को हमने समझा। अब बात करते हैं लाइट के एक फिनोमेना जिसको हम शुरू करने वाले थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस से लाइट का बाउंसिंग बैक होना, उस पर स्ट्राइक करने के बाद, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस से किसी लाइट रे का बाउंसिंग बैक होना आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन इट, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई प्लेन सरफेस है किसी ऑब्जेक्ट की, तो लाइट रे जैसे आती है और इसका बाउंसिंग बैक होना टू द सेम मीडियम में बाउंसिंग बैक होना, इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करें टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी कि जो लाइट रे का, पैरेलल लाइट रे का किसी प्लेन सरफेस से बाउंसिंग बैक होना रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। जैसे यहाँ फिगर मैंने बनाया है, यहाँ पे क्या है, प्लेन सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कैसा है ये, प्लेन सरफेस, ठीक है। इससे लाइट रे का बाउंसिंग बैक होना, अगर इसमें देखो क्या प्लेन सरफेस पे ये रहता है कि अगर लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट भी पैरेलल ही होंगी, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज अगर आ रही हैं, स्ट्राइकिंग कर रही हैं, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग दे बैक इन पैरेलल, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो भी कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। तो ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर बात करें हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो इधर क्या होता है कि जो सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कैसा होता है, इरेगुलर, मतलब रफ होता है
सरफेस कैसा होता है, रफ सरफेस होता है। ठीक है, तो यहां से जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर। ठीक है, लाइट रेस पैरेलल बीम में तो आती हैं लेकिन रिफ्लेक्ट पैरेलल नहीं होती है, और इसी वजह से इसे बोलते हैं इरेगुलर। देखो इधर जो इंसिडेंट रे है वो सब पैरेलल है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे नॉट पैरेलल, नॉट इन पैरेलल। देखिए इधर ये जा रहा है, ये क्या पैरेलल में है, नहीं है, तो ये कैसा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों समझ में, रेगुलर और इरेगुलर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो ये लॉज क्या होते हैं, ये रिफ्लेक्शन की क्या है, इसे समझेंगे। तो देयर आर टू लॉज इन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी जैसे इधर हम पढ़ें, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये नॉर्मल होती है। इसे बात करें इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और इसे बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो इन्हीं तीनों के बारे में बताया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुआ, ठीक है, इस साइड का जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पॉइंट पर ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। एक ही प्लेन से मतलब है जैसे एक सरफेस है प्लेन, तो अगर इस पर रिफ्लेक्टिंग हो रहा है, जैसे ये इंसिडेंट हुआ, मान लो ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, और एक और ये मान लो नॉर्मल, तो तीनों एक ही प्लेन पे, एक ही प्लेन दिख रहा है ना, एक ही प्लेन, ये हो गया, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि इधर ऐसे चला जाए या इधर चला जाए, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला लॉ होता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, सेकंड लॉ होता है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो इंसिडेंट एंगल होता है, ये इंसिडेंट एंगल, यानी कि वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। तो टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, एक तो ये अभी मैंने बता दिया कि तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और दूसरा एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, तो अभी गाइस हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज मतलब प्रतिबिंब। जैसे हम मिरर में देखते हैं अपनी इमेज को, तो जो दूसरा हमारे जैसा जो दिखता है उसे बोलते हैं इमेज। जैसे आप मिरर देखते हो घर पर, तो जो दूसरा व्यक्ति आप जैसा जो दिखाई देता है मिरर में, वो असल में उसी को बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो उस इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर से, ये हम देखेंगे। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस प्लेन मिरर के फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक, और इसकी इमेज है ए डैश। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए हम मिनिमम 2 रेज का लेते हैं। 2 रेज मिनिमम होनी चाहिए इमेज के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वैसे तो कई सारी लाइट की रेज निकलती है, लेकिन हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए केवल 2 रेज का होना जरूरी है। तो फर्स्ट रे हमने नॉर्मली डाली मिरर की सरफेस पर, ठीक है, प्लेन मिरर की सरफेस पर, ठीक है,
तो ये वापस हो गई। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे जैसे हम अगर किसी मिरर की सरफेस पे परपेंडिकुलरली अगर कोई रे डालते हैं तो वो वापस उसी पाथ से बैक हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अभी हमने लॉ पढ़ा था ना, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ की वजह से ये ऐसा होगा। क्योंकि हमने एक सेकंड वाला जो लॉ पढ़ा था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, अगर उसी लॉ से देखें तो नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलरली होता है। उसी नॉर्मल के ऊपर से मान लो इंसिडेंट रे जा रही है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कैसा एंगल होगा, 0 डिग्री होगा। और 0 डिग्री होगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी 0 डिग्री एंगल बनाएगी। तो 0 डिग्री बनाने से मतलब है नॉर्मल के ऊपर से वो भी लाई करेगी, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल आई और एंगल आर दोनों ही 0 हो जाएंगे, इसी वजह से परपेंडिकुलरली उसी पाथ से वापस हो जाती है, जैसे कि यहाँ हो रहा है। तो पहली रे हमने परपेंडिकुलरली डाली मिरर पर, जो कि वापस होगी नॉर्मल से, यानी परपेंडिकुलरली होगी। सेकंड रे हमने डाली किसी एंगल से, मान लो ये एंगल आई से हमने सेकंड इंसिडेंट रे डाली है, तो ये एंगल आर से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें, अब ये रे तो वापस इस तरीके से जाएगी। ठीक है, और ये रे ऐसे चली जाएगी। क्या ये दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। अब जब दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इधर फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी जैसे कि अभी मैंने बताया, इमेज का फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे का आपस में इंटरसेक्ट होना। लेकिन इनकी डिस्टेंस बीच में बढ़ती जाएगी तो ये क्या आपस में इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। तो फिर क्या करेंगे कि बैक साइड में इन्हें प्रोड्यूस करेंगे पीछे की तरफ। ठीक है, और पीछे की तरफ जैसे प्रोड्यूस किया इन रेज को, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को, तो इस पॉइंट पर आके ये इंटरसेक्ट कर जाती है। और यहाँ इंटरसेक्ट करने का मतलब है इमेज का फॉर्मेशन इधर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो पहली बात ये है कि कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कम से कम 2 रे का होना, और जिस पॉइंट पर दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हैं इमेज का फॉर्मेशन उसी पॉइंट पर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इमेज का फॉर्मेशन। अब बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज की, जो कि प्लेन मिरर से फॉर्म हुई है। यानी कि जो इमेज यहाँ बन रही है प्लेन मिरर से, उस प्लेन मिरर की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए, उनकी प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वर्चुअल इमेज। यानी कि जो इमेज यहाँ फॉर्म होगी प्लेन मिरर से वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी। वर्चुअल से मतलब है जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं करती है, स्क्रीन पर नहीं आती है, उसे बोलते हैं वर्चुअल। देखो नेचर, ये इमेज का नेचर है, और नेचर ऑफ इमेज 2 टाइप के होते हैं, एक वर्चुअल होता है, एक रियल। ठीक है, रियल इमेज होती है जो स्क्रीन पर ऑब्टेन कर जाए, दिख जाए स्क्रीन पर, उसे बोलते हैं रियल इमेज। जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं करती है उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होती है तो वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं करती, इसलिए जो नेचर होता है प्लेन मिरर से इमेज जो बनती है उसका नेचर वो कैसा होता है? वर्चुअल इमेज। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो होता है इरेक्ट। असल में जो वर्चुअल इमेज होगी वो इरेक्ट भी होगी, ये दोनों आपस में एक साथ रहते हैं। इरेक्ट से मतलब होता है सीधी, सीधी मतलब जैसे अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसी बनेगी। ठीक है, ये होता है इरेक्ट। इसका देखो उल्टा होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होता है कि ऑब्जेक्ट ऐसे हो और इमेज हो जाए ऐसे, यानी उल्टी। ठीक है, तो कैसी इमेज होती है? इरेक्ट होती है, यानी कि जैसे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होती है वैसे ही इमेज की होती है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इक्वल साइज, यानी कि जो भी साइज ऑब्जेक्ट का होगा सेम इमेज का साइज होगा, इक्वल साइज होगा। ठीक है, ये हम प्रूफ कर सकते हैं यहां से कि साइज कैसे इक्वल होता है। दूसरा फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज होगी ऑब्जेक्ट से। ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं, इसे अभी देखेंगे, करेंगे।
पांचवी प्रॉपर्टी होगी लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जैसे मिरर के सामने अगर हम अपने राइट हैंड को मूव कराएंगे तो जो इमेज को हम जो देखेंगे, हमारी जो इमेज होगी उसका लेफ्ट हैंड मूव करेगा। हम इस तरीके से अगर राइट हैंड मूव कराए तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड मूव कराएगा। तो इसी लेफ्ट और राइट की प्रॉपर्टी को या फिनोमेना को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो बात कर रहे थे इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर की। तो यहां पर देखेंगे ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं AOP या APO और दूसरा A'PO, इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट कर लिया जाए इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल A'PO। ठीक है, देखिए ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा एंगल, और ये 90 है तो ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो एंगल APO इक्वल टू एंगल A'PO 90 डिग्री, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलरली है। ठीक है, और ये साइड ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अगर बात करें ये मान लो θ1 एंगल है, ये θ2 और एंगल है, तो देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये पैरेलल है एक दूसरे के, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर नहीं है तो पैरेलल हुई दोनों रे, और पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए। तो बात करें हम θ1 इक्वल हो जाएगा एंगल आई के, एंगल θ1 इक्वल टू एंगल आई। ठीक है, और एंगल आई इक्वल है एंगल आर के अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल। ठीक है, अब बात करें इस एंगल की, तो ये एंगल अगर इस लाइन को और प्रोड्यूस करते हैं तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके। ठीक है, या यूं कह रहे हैं कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे आर, यानी कि एंगल R2 या θ2 इक्वल टू एंगल R। ठीक है, अब एंगल आई आर के इक्वल है तो θ1 और θ2 एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, θ1 इक्वल टू एंगल θ2। ठीक है, तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो एक तो ये एंगल हमें गिवन हो गया θ1 θ2 इक्वल है और ये परपेंडिकुलरली इक्वल हो गया, और तीसरी चीज हमें मिल जाएगी और ये साइड OP इक्वल टू OP कॉमन। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो ट्रायंगल हमने लिए थे दोनों ही कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल A'PO। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब CPCT से AP इक्वल टू हो जाएगा A'P। तो AP इक्वल टू A''P। तो कुल मिला के सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर हो जाएंगे दोनों ही। तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी इस तरीके से प्रूफ हो गई। तो यहां तक समझ में आया, यानी कि हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन हुआ उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं।
ये हमने पढ़ा, जिसमें 5 हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ी। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल होती है इमेज यानी कि नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल होता है। इरेक्ट होती है इमेज यानी सीधी होती है। इक्वल साइज होता है, सेम इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर होता है, और लेटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है।